हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ और एग्जांपल्स जो रह गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा सबसे पहला जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा वाइल रिएक्शंस। हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये डिस्कस करा दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी हम बात करने वाले हैं कि ये रिएक्शंस होते क्यों हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर हमने किसी को फोर्स अप्लाई करा है तो उस ऑब्जेक्ट ने भी हम पर फोर्स अप्लाई करना ही है। व्हाई दिस हैज टू हैपन, व्हाई डू वी हैव रिएक्शंस? ऐसा क्यों होता है कि कोई भी फोर्स हम बिना रिएक्शन के नहीं समझ पाते? क्यों एक रिएक्शन एक फोर्स के साथ आना ही आना होता है? सो दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा कोई भी जो मैटर होता है वो मैटर किस चीज का बना होता है। जैसे अगर आप कोई भी इफ यू टेक एनी पीस ऑफ मैटर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या चीजें हैं जो एक मैटर को, किसी भी चीज को बनाती है। एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज जिसका मास है वो बनी किससे हुई है? हर वो चीज जिसका मास है दैट इज ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हर चीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बनी है। कोई भी चीज जो आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसका कुछ मास है, जिसको हम मैटर कह सकते हैं, वो मैटर किससे बना होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होता है, राइट। और हर मैटर के अंदर इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक ऑप्टिमाइज्ड अरेंजमेंट होता है, एक ऑप्टिमाइज्ड अरेंजमेंट होता है। दैट मीन्स ये जितना भी मैटर आपको किसी भी मटेरियल के अंदर मिलेगा, इन सब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ऑप्टिमाइज्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है। ना वो स्पेसिंग उससे ज्यादा हो पाती है, ना वो स्पेसिंग उससे कम हो पाती है। वो एक ऑप्टिमाइज्ड स्पेसिंग है। ऑप्टिमाइज्ड स्पेसिंग बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज दैट स्पेसिंग which is there because that is going to allow your substance for staying in equilibrium। एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, स्टेबल स्टेट होती है कि आपके पास कोई भी मैटर तभी स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है अगर वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेज में रहे। इक्विलिब्रियम स्टेज वो होती है जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है किसी भी मैटर की। तो वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए आपके पास जितने भी ये इंटरएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में एक ऑप्टिमाइज्ड स्पेसिंग होती है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिससे एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। एंड दिस इज हाउ दे एग्जिस्ट इन अ स्टेबल वे। तो अगर हम ऐसे किसी भी मैटर पर फोर्स अप्लाई करते हैं, आप किसी भी मैटर पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो हम इनकी जो नॉर्मल या ऑप्टिमाइज्ड अरेंजमेंट हुआ है एक मैटर के अंदर, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। सी एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विच इज गोइंग टू कम and will be exerted on these materials, what will that force do? That force will try to disturb the arrangement which is present between the molecules। उनका अपना एक ऑप्टिमाइज्ड, अपना एक इक्विलिब्रियम अरेंजमेंट है जिसमें वो बिल्कुल स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बाहर से किसी भी फोर्स ने उन पे अगर प्रेशर एक्सर्ट करा तो वो फोर्स कर क्या रहा है? वो फोर्स इस अरेंजमेंट को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं फोर्स, ये अरेंजमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्टर्ब होने के बाद क्या करता है ये अरेंजमेंट? क्या करेगा? ये अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे? ये अनस्टेबल हो जाएंगे। दे विल गेट इनटू अ स्टेट ऑफ chaos। इनके अंदर एक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। स्टेबल होने की कोशिश ये कैसे करेंगे? दे विल ट्राई टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट, दे विल ट्राई टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इनटू इट्स इनिशियल स्टेट। वो उन्हीं तरह के, जैसे कि सबसे पहले फोर्स के एप्लीकेशन से पहले जिस तरह का इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट था, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उसी तरह का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमें रिएक्शन मिलता है, जो हम कहते हैं ना कि टू एवरी फोर्स देयर इज अ रिएक्शन, वो रिएक्शन बेसिकली क्या है? वो रिएक्शन बेसिकली इन सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एक कोशिश है टू restore the deformation which is caused in the material, to restore and bring the object into its initial state of stability। वो एक स्टेट को अपने इक्विलिब्रियम, एक ऑब्जेक्ट को अपने इक्विलिब्रियम स्टेज में वापस लाना चाहते हैं, और वापस लाने के लिए जो उनका एफर्ट है वो हमें रिएक्शन के फॉर्म में दिखता है। दैट मीन्स अगर हमने कोई भी फोर्स इस तरह से अप्लाई करा है,
कोई भी फोर्स इस तरह से अप्लाई करा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जनरेट करेगा। किसके ऊपर? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी इन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। और वो जो रिएक्शन है वो क्या है? वो इन सब मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स का कलेक्टिव एफर्ट है टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम। आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ओके जी, आप ये एग्जांपल कंसिडर कीजिए। इसमें मैंने क्या लिया है, आई हैव टेकन अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, जो भी क्लास 9th लेवल की वीडियो देख रहा है उसे ये जरूर पता होगा कि मैग्नेट क्या होता है, बिकॉज ये चीजें आपने लॉन्ग बैक इन स्कूल पढ़ी होती हैं। सो देयर इज अ मैग्नेट एंड क्लोज टू द मैग्नेट वी हैव केप्ट अ पीस ऑफ आयरन। हमने एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा रख दिया है मैग्नेट के पास, ठीक है। और ये जो मैंने एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया है, ये सिर्फ एक रेंज रिप्रेजेंट कर रही है, ये कोई एक्चुअल सर्कल नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सिर्फ आपको ये बता रही है कि आप अज्यूम कर लीजिए कि दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। देखिए आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास आसपास, मैग्नेट के आसपास अगर कहीं आप आयरन का टुकड़ा रखते हैं तो आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप वो आयरन का टुकड़ा दूर कहीं ले जाएं, बहुत ही दूर ले जाएं और वहां जाके रखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। दैट मीन्स हर ऑब्जेक्ट का अपना एक एरिया, अपना एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है कि मेरा असर केवल इतने एरिया तक सीमित है, ठीक है। तो आपके पास इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता हुआ इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है कि ये मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज्यादा वाइड स्प्रेड होगा कंपैरेटिवली। जो थोड़ा कम होगा, कम स्ट्रेंथ का मैग्नेट होगा, जिसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा वीक होगा। तो हम यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे कोई दो मैग्नेट्स को, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड किस तरह से एग्जिस्ट करता है। So we are just taking a magnet and this circle, this imaginary circle is simply representing the magnetic field of this magnet. अब क्या होता है, इस सर्कल को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि अगर इस इमेजिनरी सर्कल के अंदर हम कोई भी ऐसा मटेरियल रख देते हैं जो कि मैग्नेट से इन्फ्लुएंस होता है या मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो वो इन्फ्लुएंस जो है वो केवल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा। द मोमेंट यू टेक दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आउटसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड यू विल नॉट सी एनी इफेक्ट, right? So you have this magnet and you have a piece of iron, and I think long back you must have learned this thing that if you have a piece of iron kept close to a magnet, तो वो मैग्नेट क्या करता है, वो आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। ये बात तो आपको पता है। अब क्या होता है कि अगर इफ यू आर गोइंग टू होल्ड दैट पीस ऑफ आयरन इन अवर हैंड, अगर तो हमने पकड़ा हुआ है, वो हमने मैग्नेट के पास अपने हाथ में पकड़ा हुआ है आयरन का पीस, तो वो आयरन का पीस हमारे हाथ में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास चला जाएगा, बिकॉज दैट्स हेल्ड इन अवर हैंड, राइट? बट इफ यू आर गोइंग टू लीव दैट पीस ऑफ आयरन ऑन इट्स ओन, कि चलो छोड़ देते हैं इसको, सो वंस वी आर गोइंग टू लीव दैट पीस ऑफ आयरन ऑन इट्स ओन, क्या होगा, आपके पास जो ये आयरन है ये ऑटोमेटिकली जाके मैग्नेट के साथ एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लेगा। ऐसा होता है कि आयरन है, आप आयरन के पास कोई मैग्नेट है, आप मैग्नेट के पास कोई आयरन नेल्स रख लेंगे, तो आयरन नेल्स जाके उसके साथ दे विल जस्ट क्लिंग टू द मैग्नेट एंड दे विल एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट। ये ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म में हम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट समथिंग दैट यू नॉर्मली सी विद योर आइज, कि हाँ ऐसा होता हमने देखा है कि मैग्नेट रखें, मैग्नेट के पास कोई आयरन का टुकड़ा रखेंगे तो जाके उसके साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर लेता है, इट जस्ट क्लिंग्स टू द मैग्नेट। अच्छा, अब ऐसे में सपोज आपके पास आयरन का पीस यहां से यहां आ गया और उसने यहां आकर मैग्नेट के साथ एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इस आयरन के पीस को जो कि मैग्नेट के साथ चिपक गया है, मैं इसको यहां से उतार के दूर ले जाती हूं, कहीं दूर कर देती हूँ दोनों को। और मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इतना दूर कर देती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि फिर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मैं इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट तोड़ देती हूँ और मैं कहीं और ले जाती हूँ। सपोज मैं यहाँ ले जाती हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही उसके, लेकिन आई एम जस्ट ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट एंड आई एम टेकिंग द ऑब्जेक्ट टू सम अदर पोजिशन बट विद इन द मैग्नेटिक फील्ड।
व्हाट विल हैपन, मैं यहां लेके जाऊंगी, इसको छोड़ूंगी, उसके बाद क्या होगा, द मोमेंट आई एम गोइंग टू लीव इट, it will again be attracted by the magnet, it will again approach the magnet and it will again cling to the magnet. हो क्या रहा है, मैं बार बार इनका कांटेक्ट ब्रेक करूंगी, वो बार बार स्टैब्लिश करेंगे, मैं फिर से ब्रेक करूंगी, वो फिर से स्टैब्लिश करेंगे। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप इसको उससे दूर लेके जा रहे हो, देखिए ये वो सिस्टम है मैग्नेट और आयरन का, ये वो सिस्टम है that when the two substances are going to cling to each other, this is how they are going to exist in a stable way. ये इनका इक्विलिब्रियम स्टेज है कि आपके पास एक मैग्नेट और आयरन हो, वो एक दूसरे के साथ जब क्लिंग कर जाते हैं, वही उनका स्टेबल एग्जिस्टेंस का स्टेज है। कोई भी इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा अपने एक्सटर्नल एफर्ट से, कोई भी इसको ब्रेक करने का इसको कोशिश करेगा, तो आपके पास वो सब्सटेंस एक रिएक्शन देगा, वो सब्सटेंस एक रिएक्शन देगा और रिएक्शन के फॉर्म में वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू री एस्टैब्लिश द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, वो फिर से सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। आप इसे फिर से दूर लेके जाइए, वो फिर से स्टेबल करेगा। दिस प्रोसेस विल गो ऑन लाइक दिस, right? So what I'm trying to say is that every object will have a tendency to stabilize itself. वो अपनी excess अनस्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी की एनर्जी है उसको रिलीज कर देगा और वो फिर से स्टेबल हो जाएगी। ये टेंडेंसी हर ऑब्जेक्ट की रहेगी। तो ये जो रिएक्शन जनरेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये जो रिएक्शन रहता है इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो रिएक्शंस होते हैं उसी को रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। बहुत बार आपने ये टर्म भी सुना होगा शायद, रिस्टोरिंग फोर्स। रिएक्शन विच इज गिवन बाय एनी डिवाइस, बाय एनी सब्सटेंस on account of the force which is exerted on it is nothing but the restoring force generated by the object, and the purpose of this restoring force is to bring back the object to its initial state of stability. That its purpose is simply to re-establish the state of equilibrium. That's it. ये बताने का मेरा पर्पस आपको ये था, क्योंकि एक तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्शन की वजह से रिएक्शन क्यों पैदा होता है। ये उस क्यों का आंसर है कि क्यों पैदा होता है, तो वो इसलिए पैदा होता है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, हर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की स्टेज में रहना चाहता है। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वो एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करता है। राइट, अब हम आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे सपोज आपके पास कहीं वॉल पे या किसी एक पर्टिकुलर हुक से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, एक स्ट्रिंग हैंग कर रही है वहां से, तो उस स्ट्रिंग को अगर आप नीचे से फोर्स लगा के खींचने की कोशिश करते हैं, सपोज दिट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट आल्सो व्हिच इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, और आप एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग माने कोई रस्सी हो सकती है, कोई रोप हो सकता है, कोई इट कुड बी अ स्प्रिंग आल्सो, कोई भी ऐसी चीज जिसकी हेल्प से, जिसको हम पुल कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इस वेट को होल्ड करके स्ट्रिंग को नीचे खींचने की कोशिश की है, वी आर ट्राइंग टू पुल इट डाउन। तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स, द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग ऑन द स्ट्रिंग, दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, दैट इज बीइंग पुल्ड बाय अ सर्टेन फोर्स, दैट मींस अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी एक रिएक्शन पैदा करती है, स्ट्रिंग एक रिएक्शन पैदा करती है जो इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड है। फोर्स अप्लाइड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जो स्ट्रिंग रिएक्शन पैदा करती है उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। बहुत ऑफन इस रिएक्शन को टेंशन कहा जाता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप ये टर्म आगे बहुत बार पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो जो रिएक्शन आपके स्ट्रिंग में पैदा होता है वो टेंशन होता है। और ये टेंशन क्या है, क्या होती है टेंशन? दिस इज एक्चुअली द रिस्टोरिंग फोर्स which is generated on account of this force that we are applying in the downward direction. इसी फोर्स का एक रिएक्शन है जो कि आपके पास एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और उसको हम टेंशन कहते हैं या उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एंड इन जनरल दीज टू फोर्सेज आर गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड दे आर गोइंग टू बी इक्वल इन स्ट्रेंथ। राइट, चलिए देखिए इस सिचुएशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें आपको सिर्फ इंटरैक्शन समझ में आया, द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द रिएक्शन विच इज जनरेटेड बाय द स्ट्रिंग।
ठीक है। लेकिन ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने जो टॉप पार्ट है, जो सीलिंग है, जहां से ये रोप लटक रही है, जहां से ये रोप हैंग कर रही है, उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं स्टडी करा, जबकि उसका इन्वॉल्वमेंट स्टडी करना इज फोरमोस्ट। वाई? बिकॉज जो स्ट्रिंग है वो कहीं ना कहीं तो सपोर्टेड है। आई मीन कहीं ना कहीं तो उस स्ट्रिंग को भी किसी ना किसी चीज ने होल्ड करके रखा हुआ है, चाहे वो सीलिंग से अटैच्ड है, चाहे वो किसी और हुक से अटैच्ड है, बट देयर इज समथिंग विच इज होल्डिंग द स्ट्रिंग। तो जो भी रिएक्शन है वो एक्चुअली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने क्रिएट करना है, क्योंकि वो भी वो फोर्स को फील कर रहा है जिससे हम ऑब्जेक्ट को या जिससे हम स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं। इस सिचुएशन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये जो है ये हमारा सीलिंग है, राइट? दिस इज योर सीलिंग, दिस इज योर रूफ, व्हाटएवर। मतलब ये एक आपके पास सबसे पहला सपोर्ट है जो मिला हुआ है, जहां से आगे बाकी चीजें अटैच हुई पड़ी है। तो ये आपका टॉप पार्ट है, द सीलिंग और द रूफ। उससे आपके पास एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। वो स्ट्रिंग कोई रोप हो सकती है, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है जो एक सर्टेन मास को एफिशिएंटली कैरी कर सके। फिर हमने क्या किया है, हमने इस स्ट्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर दिया है, मतलब कुछ एक सामान इसके साथ बांध दिया है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमने m अज्यूम कर लिया है। सिर्फ ये फोर्सेस है, अभी हम अपना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम अपना भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं सो दैट वोंट मेक मच डिफरेंस इन द एनालिसिस। रीजन बीइंग कि जो फोर्स हम ऐड कर रहे हैं वो सिंपली उस फोर्स में ऐड हो जाएगा जो ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक के या इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से, ठीक है। तो अभी हम क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी आर जस्ट ओमिटिंग दैट फोर्स एज ऑफ नाउ फ्रॉम द कंसिडरेशन। सो दिस इज द सिचुएशन दैट यू हैव अ सीलिंग. To the ceiling, this rope is attached, and to the rope we are binding this object with the rope, and the mass of the object is m. ये आपका पिक्चर है। यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका मास है ये आपका ब्लॉक है जिसका मास m है, जो आपका ऑब्जेक्ट है। अगर इसका मास m है तो इसका कुछ एक वेट भी होगा। वी ऑल नो कि आपके पास जो वेट रहेगा वो वेट क्या रहेगा, what is going to be the weight? Weight is going to be m into g, right? जो आपका इस ऑब्जेक्ट का वेट रहेगा वो इसके मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट रहेगा। तो ये आपका वेट है, एंड ये जो वेट है ये क्या कर रहा है, ये वेट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द रोप। ये अपने वजन की वजह से ही उसको खींच पा रहे हैं ना। सिंपल सी बात है कि इसका अपना वेट ठीक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन इसका वेट ही इन्फ्लुएंस कर रहा है बाकी चीजों को भी, क्योंकि अपने वेट की वजह से ये एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस स्ट्रिंग पे जिसके साथ ये कनेक्टेड है। सो इट्स वेट इज एक्टिंग दिस वे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, एंड ड्यू टू इट्स वेट इट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि हमने यहां पर देखना है रिस्टोरिंग फोर्सेस का या रिएक्शंस का जनरेशन, तो रिएक्शन वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसपे खुद कोई फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है जिसका की वेट mg है, ये अपने वेट के वजह से इसको इतने ही अमाउंट से खींच रहा है, इतने अमाउंट से इसको पुल कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस मेक सेंस, दिस इज लॉजिकल कि इतना वेट है और ये इतने ही वेट से हमारी स्ट्रिंग को नीचे पुल कर रहा है। अच्छा, अब देखने में हमें लगेगा कि ये सिर्फ स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो ये फोर्स है ये और कौन बेयर कर रहा है। स्ट्रिंग इज नॉट द ओनली थिंग विच इज बेयरिंग, दैट इज नॉट द ओनली एंटिटी विच इज बेयरिंग दिस फोर्स, दिस पुल। द सीलिंग, आपकी पूरी छत ये फोर्स महसूस कर रही है, ठीक है ना। आप ये मान लीजिए आपने छत को खींचना है, आपने वॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप वो फोर्स स्ट्रिंग के थ्रू एक्सर्ट कर रहे हो। मतलब जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसके वेट की वजह से जो पुल जा रहा है वो पुल पहले इस स्ट्रिंग पे जा रहा है, पर वो स्ट्रिंग क्योंकि सीलिंग से अटैच्ड है तो वो पुल जो है वो आपका सीलिंग भी एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। योर सीलिंग इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट पुल ड्यू टू दिस वेट mg, राइट। ये तो है हमारा एक्शन फोर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स। अभी इसका रिएक्शन कौन देगा, रिएक्शन कौन देगा इसका, रिएक्शन फोर्स इसका सीलिंग जनरेट करेगा,
ठीक है। सीलिंग क्या करेगा, क्योंकि आपकी टेंशन और आपका जो आपका रोप है, द रोप एंड द सीलिंग, यू कैन ट्रीट देम एज वन कलेक्टिव एंटिटी, बोथ आर फेसिंग और बोथ आर एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स mg। ये फोर्स दोनों पे कलेक्टिवली एक्सर्ट किया जाए था, ठीक है, दोनों पे ये फोर्स कलेक्टिवली एक्सर्ट किया गया है, इसलिए ये दोनों कलेक्टिवली एक रिएक्शन जनरेट करेंगे। और वो रिएक्शन कौन फील करने वाला है, वो रिएक्शन किस पे आने वाला है, वो रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आने वाला है। दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट रिएक्शन। तो आपके पास जो आपका सीलिंग है और जो टेंशन है, इसने एक डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करा, उस डाउनवर्ड पुल का मैग्नीट्यूड है आपका mg, ठीक है। ये जो mg इंडिकेट कर रहा है, ये तो मैंने इसका वेट बताया है, लेकिन इसके वेट की वजह से ये जो पूरा ऊपर का पार्ट है, ये एक पुल एक्सपीरियंस कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन रिटर्न टू इट ये एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा, जिसको कि हम टेंशन कहते हैं, एंड दैट विल बी क्रिएटेड इन विच डायरेक्शन, इन द अपर डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट विल बी क्रिएटेड, जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस पे क्रिएट किया जाएगा, किस पे एक्सर्ट किया जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आपका एक्सर्ट किया जाएगा इस मास के ऊपर, क्योंकि इस मास ने इन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल एक्सर्ट करा। तो ये ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स योर सीलिंग एंड योर स्ट्रिंग, दैट इज नाउ गोइंग टू एक्सर्ट एन अपवर्ड पुल ऑन द मास m, ठीक है। तो आपके पास जो मास m है, ये एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर, खुद के ऊपर एक अपवर्ड पुल इस तरह से, और ये जो अपवर्ड पुल है ये भी कितना होगा, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इक्वल टू द, इसको हम मतलब जब हमने इस तरह के एग्जांपल स्टडी करे थे, जिसमें हमने एक टेबल टॉप ले लिया था, एक सरफेस ले लिया था, तो हमने इस रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन बोल दिया था। अभी हम इस रिएक्शन को टेंशन बोल रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट ओनली। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इन टोटलिटी फिलहाल दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, और वो दोनों फोर्सेस कैंसिल भी हो रहे हैं, इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसीलिए इसका स्टेट कोई चेंज होता हुआ आपको दिख नहीं रहा। क्यों, इस पे कौन से दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक इसका खुद का वेट, और उस वेट को बैलेंस करता हुआ टेंशन, उस वेट को बैलेंस करता हुआ रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो दोनों फोर्सेस जब आपके बैलेंस हो जाएंगे, जैसे कि इसमें बैलेंस हो जाएंगे, तो आपके पास नेट फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट वुड बी 0, एंड दिस वुड कीप द ऑब्जेक्ट इन इट्स पोजिशन इंटैक्ट, राइट। अच्छा, यहां भी आप देखेंगे तो आपके पास कितने पेयर ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ओरिजिनली, अगर आप अभी कैंसिलेशंस ना कंसिडर करें तो यहाँ पर देयर आर टोटल 2 पेयर ऑफ फोर्सेस, मतलब 4 फोर्सेस आपके काम करेंगे। एक आपके पास ये ब्लॉक है जिसका मास है, जिसका वेट है, इसका जो वेट है वो क्या है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द साइड ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी, या अगर आपका ये, मैं अगर अर्थ का सरफेस ले लेती हूँ, तो अर्थ के मास की वजह से वो एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट पे जिसका कुछ एक मास है m। दैट ग्रेविटेशनल पुल इज नथिंग बट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब ये ग्रेविटेशनल पुल का जो एक रिएक्शन पैदा होने वाला है, वो किस पे एक्सर्ट होगा, आई मीन इस ग्रेविटेशनल पुल का, इस वेट का एक रिएक्शन पैदा होगा। वो कौन एक्सपीरियंस करेगा, वो हमारा अर्थ एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि अर्थ ने ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करा, तो ये ऑब्जेक्ट सेम इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्सर्ट करेगा अर्थ के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर इसी अमाउंट का एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड क्लियरली दैट फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ mg। mg आपके पास वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट किया गया था, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसी फोर्स का जो रिएक्शन है माइनस ऑफ mg, वो किस पे एक्सर्ट किया जाएगा, अर्थ के सरफेस पे। एक पेयर ऑफ फोर्स तो आपका ये हो गया, ठीक है। क्लियरली दीज 2 एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर कमिंग ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक आपका अर्थ का सरफेस एक्सपीरियंस कर रहा है, दूसरा आपका इस ऑब्जेक्ट ने एक्सपीरियंस किया था। अच्छा जी, दूसरा पेयर ऑफ फोर्स कौन सा है, दूसरा पेयर ऑफ फोर्स है इस वेट की वजह से, इस वेट के वजह से इसने ऊपर वाले पूरे सिस्टम को खींचा। दैट मीन्स द सीलिंग, द टेंशन एंड द रोप, द सीलिंग एंड द रोप कलेक्टिवली आर एक्सपीरियंसिंग अ पुल फ्रॉम द साइड ऑफ दिस मास ड्यू टू इट्स वेट। उसके वेट के वजह से ये पूरा ऊपर का सिस्टम एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे इसको कोई खींच रहा हो नीचे। तो रिएक्शन इसने क्या दिया,
इसने रिएक्शन दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, इसने इस ब्लॉक को ऊपर की डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दिया एज अ रिएक्शन, उसको हमने बोल दिया टेंशन. That means this upward force which is acting on the mass, this upward force which is acting on the mass m is nothing but the reaction which is generated by the ceiling and the rope collectively taken together as an entity. तो आपके पास टोटल अब 4 फोर्सेस हो गए. ठीक है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, that means the weight of this object and the pull which is exerted on the earth from the side of the object. वो एक पेयर था, और एक पेयर आपके पास ये वाला था कि इस ऑब्जेक्ट ने इसको नीचे खींचने की कोशिश करी बाय मैग्नीट्यूड mg, तो इस सिस्टम ने ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचने की कोशिश करी बाय द सेम अमाउंट mg. ठीक है, तो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं. जो 2 फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आपस में एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है. ठीक है, उसमें से एक एक्शन फोर्स है जो अर्थ ने क्रिएट किया था इस पर, और दूसरा इस ऊपर वाले पूरे सिस्टम द्वारा क्रिएटेड रिएक्शन है जिसको कि हमने टेंशन कहते हैं. तो इस टेंशन ने और इसके वेट ने, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे पाए जा रहे हैं, मतलब ये आपस में तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है. तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस जो खुद जिनके बीच में कोई एक्शन रिएक्शन वाला रिलेशन नहीं है, दे आर सिंस एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, सो दे विल cancel out each other, and due to which this object will stay in its position. It will not accelerate because there is no net force acting on the object. So this is how the presence of the action and the reaction forces are able to balance this mass. चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं. इसमें क्या है, इसमें हमने कंसिडर किया हुआ है कि हमारे पास एक वॉल है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल है. ठीक है, so this is that wall which is shown here like a vertical line, and there is a person standing beside the wall, and what is this person doing? This person is pushing the wall. ये वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है. देखिए, वॉल को पुश करना कोई आसान बात नहीं है. I mean, जैसे हल्के से फोर्स से, तो हल्के से क्या, अच्छे से अच्छे फोर्स से भी वो पुश नहीं हो पाएगी. पुश तो हो जाएगी, पर यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट स्टेट. आपको लगेगा भाई वॉल को क्या फर्क पड़ रहा है, हम कितना भी प्रेशर लगा लें उस पर, कितना भी फोर्स एक्सर्ट कर लें उस पर. तो अब क्या होता है कि दिस पर्सन डिसाइड्स टू पुश द वॉल विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फोर्स, विद अ वेरी 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 हाई अमाउंट ऑफ फोर्स. तो उसने इस पे बहुत हाई फोर्स एक्सर्ट कर, काफी फोर्स एक्सर्ट करा. अब उसने सोचा कि मैं कुछ तो इसमें डिफॉर्मेशन करके रहूंगा, कुछ तो इसमें चेंज करूंगा. तो उस पर्सन ने काफी एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई कर दिया. काफी फोर्स अप्लाई करने पर भी हमें क्या नजर आता है, हमें क्या इफेक्ट दिखता है? देखो, कुछ हद तक तो आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा. अगर एक पर्सन है, या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप वॉल को एक सर्टन प्रेशर के साथ, एक सर्टन फोर्स के साथ पुश करें, तो आपके ऊपर भी कोई चेंज नहीं आने वाला, ना ही उस वॉल में कोई चेंज आने वाला है. चेंज से मेरा मतलब है, यू विल नॉट सी एनी स्टेट चेंज. सपोज आप रेस्ट पे हो, आप सिर्फ खड़े होके एक वॉल को पुश कर रहे हो, और वॉल तो है ही रेस्ट पर, दोनों ही रेस्ट पर है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे. ऐसा नहीं है कि फोर्स सिर्फ पर्सन ही वॉल पे एक्सर्ट कर रहा है, वॉल इज ऑल्सो एक्सर्टिंग अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द पर्सन. ठीक है, वो पर्सन पे एक्सर्ट करेगी क्योंकि पर्सन ने वॉल पे एक्सर्ट करा, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है. कुछ हद तक तो आपको लगेगा कि ये दोनों फोर्सेस से किसी भी बॉडी में कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा. वॉल का तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पर्सन का भी काफी हद तक कोई स्टेट चेंज नहीं हुआ, वो भी आराम से उसे पुश कर रहा था. बट व्हेन द पर्सन डिसाइड्स कि नहीं, चलो मैं और प्रेशर लगाता हूँ, शायद कुछ हो जाए वॉल को, उसने बहुत एक्सट्रीम प्रेशर, मतलब जितना एक्सट्रीम प्रेशर वो लगा सकता था उतना फोर्स उसने एक्सर्ट कर दिया वॉल पे. तो हमें क्या इफेक्ट नजर आता है? इफ द पर्सन डिसाइड्स to apply his maximum possible force from his muscular energy, he's able to apply his maximum possible force on the wall. What effect do we see? हम ये देखते हैं कि वॉल को तो फिर भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये पर्सन खड़े खड़े मूव होना शुरू हो जाता है. इस पर्सन के पैर ना चाहकर भी पीछे की तरफ मूव होने शुरू हो जाएंगे. आप ये करके देख सकते हैं. अगर आप बहुत एक्सट्रीम प्रेशर लगा देंगे, अपना सारी जान लगा देंगे, तो आप खुद ही मूव होने शुरू हो जाओगे, वो वॉल तो वहीं के वहीं रहेगी. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि
एक आपका फोर्स ऑफ एक्शन है, दिस इज योर फोर्स ऑफ एक्शन। फोर्स ऑफ एक्शन कौन एक्सपीरियंस कर रही है? आपकी वॉल एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। योर वॉल इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ एक्शन विच इज एक्सर्टेड ऑन इट फ्रॉम द साइड ऑफ सम पर्सन। तो ये जो फोर्स ऑफ एक्शन है जो कि वॉल एक्सपीरियंस कर रही है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है जिसपे ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? एक वॉल का मास क्या है? वॉल तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है, कम से कम ह्यूमन एफर्ट से तो नहीं टूट सकती। सो मास ऑफ वॉल विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज क्वांटिटी इनटू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द वॉल। मास ऑफ वॉल इनटू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द वॉल। Now this is equal to the force of reaction. अब ये जो force of reaction है, force of reaction कौन एक्सपीरियंस करने वाला है? पर्सन एक्सपीरियंस करने वाला है। Force of reaction which will be experienced by the person, that will be given by the mass of the person into the acceleration produced in the body of the person. तो यहाँ पे mass of wall is very, very, very large in compared to mass of the person, right? तो आपके पास जितना भी एक्सट्रीम फोर्स एक पर्सन अप्लाई कर सकता है, किसी ह्यूमन एफर्ट की वजह से आ सकता है, वो एक मास जो है, मतलब जो वॉल का मास है, उसको हिलाने के लिए इनसफिशिएंट रहेगा हमेशा। सो दैट मीन्स मास ऑफ द वॉल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द वॉल, इस फोर्स में जो फोर्स का कंट्रीब्यूशन है इन दोनों क्वांटिटीज में, वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मास की तरफ से ही चला जाता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द फोर्स ऑफ एक्शन विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस वॉल कम्स फ्रॉम द मास ऑफ द वॉल, एंड योर एक्सेलरेशन क्वांटिटी इज एबल टू मेक नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन। तो आपका जो एक्सेलरेशन है, दिस इज समथिंग दैट अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जीरो नहीं बट अप्रोचेस टू जीरो, बहुत ही कम, मिनिमलिस्टिक, इतनी कम कि आपको वॉल की कोई भी मूवमेंट या कोई एक्सेलरेशन नहीं फील होगी, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा मैसिव है। अब उतना ही फोर्स आपका इस पर्सन ने भी एक्सपीरियंस करा, लेकिन पर्सन का मास क्योंकि आपके वॉल के मास से काफी कम है, तो उसके एक्सट्रीम फोर्स से वो खुद ही हिल गया। उसने एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई करा वॉल पे, पर वॉल तो नहीं हिली, लेकिन वो खुद ही हिल गया उस फोर्स से। वो उस फोर्स से तो नहीं हिला जो उसने अप्लाई करा, लेकिन जितना वो अप्लाई कर रहा है उतना ही रिएक्शन वॉल जनरेट कर रही है, और उस रिएक्शन ने उस पर्सन को थोड़ा सा मूव कर दिया। दैट मीन्स एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द पर्सन इज सच दैट द मूवमेंट ऑफ द पर्सन बिकम्स नोटिसेबल। हमें दिखता है कि यार ये बंदा तो हिल रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। व्हाई इट इज एक्सेलरेटिंग? बिकॉज इट्स मास इज लेस। तो अगर ये दोनों फोर्सेस को इक्वल होने का मांगता, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे इसको समझाना पड़ेगा कि क्योंकि आपके पास जो पर्सन है उसका मास कम है, इसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट का, जैसे वॉल है, वॉल जिसका ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, उसका एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगा। ओनली देन वी कैन से दैट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, दो दे आर नॉट बैलेंसिंग ईच अदर, बिकॉज बैलेंसिंग ऑफ फोर्स ऑलवेज हैपेंस व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। ये दोनों फोर्सेस सेम बॉडी में तो एक्ट नहीं कर रहे, एक इस पे एक्ट कर रहा है, एक इस पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ बैलेंसिंग वाली बात तो नहीं है। पर ये है कि फोर्सेस जो ये दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम है, और वो फोर्सेस क्या क्या इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। आई मीन ये जो पर्सन मूव कर गया बहुत एक्सट्रीम फोर्स से, वो कौन सा फोर्स है? दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्योंकि जो फोर्स वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स उस फोर्स से वो खुद तो हिल नहीं सकता। There is something else which must be acting on that body, on that person, which is moving that person, and that force is definitely the reaction force which is coming from the side of wall, right? अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, अक्सर ऐसा होता है that when you are enjoying a boat ride in some river or in any water body, and now after your journey is over, you want to disembark the boat. Disembarkment means आपने you just want to get off this and come on land. जब आप बोट को छोड़ के लैंड पे आना चाहते हैं, तो बोट्समैन हमेशा एक काम करता है। अगर आपने कभी भी बोटिंग करी है या आपने कभी भी एक्सपीरियंस करा है एनी राइड इन वाटर, तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि जो भी आपका बोट्समैन है, whosoever is the person who is taking charge of that that boat, he will first of all tie your boat to a point on land. वो सबसे पहले अपनी बोट को कहीं बांध देते हैं बिफोर अलाउइंग द पैसेंजर्स टू डिसएम्बार्क। ऐसा क्यों करते हैं?
ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो इसको टाई नहीं करेंगे तो जो पर्सन है हु इंटेंड्स टू गेट ऑफ द बोट नाउ, वो क्या करेगा, वो अपने पैर से ऑब्वियसली जो बोट है, बोट के बोर्ड पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट? इट इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स। तो अब वो फोर्स का फायदा क्या है कि अगर वो फोर्स एक्सर्ट करेगा तो जो आपका बोट है, बोट एक रिएक्शन जनरेट करेगा और वो रिएक्शन उस पर्सन को हेल्प करेगा बाहर निकलने का, ठीक है? दैट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम कि उसने एक बैकवर्ड फोर्स जनरेट करा और इस बोट ने बदले में इसकी बॉडी पर एक रिएक्शन जनरेट करा, एंड दैट रिएक्शन हियर इज गोइंग टू बी हेल्पफुल थिंग। वो उसको हेल्प करने वाला है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो जो रिएक्शन आएगा, अगर आपके पास इसने जो एक्शन एक्सर्ट करा वो इस डायरेक्शन में है, तो रिएक्शन आपका इस डायरेक्शन में आएगा जो कि आपके बाहर निकलने में आपको हेल्प करने वाला है, विच इज फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बोट को यहाँ टाई नहीं करके रखेगा, क्योंकि आपके पास जो बोट है ये किसी रिजिड सरफेस के ऊपर नहीं है, दिस इज इन वाटर, एंड वाटर और एनी फ्लूइड इज नॉट अ रिजिड सरफेस। पानी के ऊपर अगर कोई चीज है और उस पर आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अपने पैर से, तो वो तो फिर से बह जाएगी वो चीज, बिकॉज द सर्फेस ऑन विच दिस बोट इज रेस्टिंग दैट इज वाटर, विच इज नॉट अ रिजिड सरफेस। तो क्या होता है कि अगर वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से उसको रिएक्शन मिला, विच इज ओके, लेकिन वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स के वजह से, उस एक्शन के वजह से जो बोट है वो बोट ही पीछे बह जाएगी, इट विल जस्ट स्लाइड ऑफ, वो दोबारा पानी में चली जाएगी, ठीक है? तो वो डिसएम्बार्क कर ही नहीं पाएगा, वो वहां से उतर ही नहीं पाएगा। द मोमेंट इट इज गोइंग टू ट्राई एंड पुश द बोट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द बोट विल अगेन गो इनटू वाटर, ठीक है? तो इसीलिए यहां पर टाई करना पड़ता है, सो दैट आपका जो पर्सन है जब वो फोर्स एक्सर्ट करे तो आपका जो बोट है वो पीछे ना जाए और वो एक सफिशिएंट रिएक्शन जनरेट कर पाए, उस रिएक्शन की हेल्प से द पर्सन इज एबल टू गेट ऑफ द बोट, राइट? चलिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। Why is it difficult to walk on sand? हम नॉर्मल सर्फेसिस पे तो बहुत आराम से चल लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सरफेस आए लाइक मडी वाटर, सैंड, ऐसे किसी सरफेस पे चलने में हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर आप सैंड पे वॉक करेंगे तो आपको यू विल एक्सपीरियंस कि आपका पैर बार बार सैंड में धंस जाता है, एंड यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू वॉक और डेवलप और बिल्ड स्पीड द सेम वे एज यू वॉक ऑन ग्राउंड। ऐसा क्यों होता है? ये हमारा अभी का टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम सैंडी सरफेस पे चल रहे हैं, सपोज आपके पास ये सैंड है, सपोज दिस इज अ सैंडी सरफेस एंड देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू वॉक ऑन अ सैंडी सरफेस। सैंडी सरफेस पे वॉक करने की कोशिश कर रहा है। जब वो किसी सैंडी सरफेस पे वॉक करने की कोशिश कर रहा है तो अपना जो वेट है उसका, इट इज पुशिंग द एंटायर सरफेस विद इट्स वेट। वो तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम किसी भी सरफेस पे खड़े हैं तो हमारी बॉडी का पूरा वेट उस पर एक्ट करेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, इज दैट मटीरियल, इज दैट प्लेस, इज दैट एरिया रेडी टू एक्सेप्ट द वेट विद विच इट इज बीइंग पुश्ड? क्या इज इट एबल टू टेक द एंटायर वेट? क्या वो हमारा पूरा वजन ले पा रहा है? देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी रिजिड सरफेस पे चलते हैं, देखिए ये आपके पास नॉर्मल ग्राउंड सरफेस है, सपोज दिस इज योर नॉर्मल ग्राउंड सरफेस एंड दिस इज योर सैंडी सरफेस, ये आपका सैंड है। इन दोनों सरफेसेस में फर्क ही क्या है? ग्राउंड सरफेस है जो हमें नॉर्मल आसपास दिखते हैं, ये हमारे रिजिड सरफेसेस होते हैं। रिजिड सरफेसेस का मतलब क्या होता है? दे आर प्रॉपर सॉलिड्स, दे आर दोज काइंड ऑफ सॉलिड्स जिसमें जो भी आपके पास एटम्स हैं दे आर हाईली बॉन्डेड, उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है, जिसके वजह से अगर उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो वो धंस नहीं जाता, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आती, उसकी डिफॉर्मेशन कुछ खास दिखाई नहीं देती। इनफैक्ट अगर उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशंस वेट की वजह से आने की कोशिश करते भी हैं तो इट इज एबल टू जनरेट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और वो अपने अंदर डिफॉर्मेशन आने देता नहीं है बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम स्टेज में रखने में हेल्प करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने में हेल्प करते हैं। तो अभी अगर आप ऑब्जेक्ट लें जैसे कि सैंड जैसा कोई सरफेस लें, सैंड जैसा सरफेस बिल्कुल पोरस है, इट इज वेरी लूज, सैंड इज ऑलवेज वेरी लूज, वेरी पोरस सरफेस। दैट मीन्स उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है एक दूसरे के साथ।
दैट्स द नेचर ऑफ द सरफेस, दैट्स अ वेरी लूज सरफेस। तो ऐसे में अगर आप इस सरफेस पे अपना पैर रखेंगे, इफ यू आर गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सच अ ऑब्जेक्ट, तो आपका वो क्या करेगा, जस्ट सैंड विल नॉट बी एबल टू टेक योर एंटायर वेट, वो आपका पूरा का पूरा वेट ले ही नहीं पाएगी, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी रिजिड सरफेस। इन दैट केस आप ये देखेंगे दैट द सैंड पार्टिकल्स विल यील्ड। सैंड पार्टिकल्स यील्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास ये सैंड है, इसमें सैंड पार्टिकल्स क्या है, ऐसे लूज लूज है। आपने सैंड देखी होगी, सैंड के पार्टिकल्स आर वेरी मच लूजली पैक्ड, यू कैन इजिली सी देम लाइक दिस। किसी और ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स को, उसके एटम मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे हिला नहीं सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी टाइटली पैक्ड इन केस दे आर कमिंग फ्रॉम अ सॉलिड। बट सैंड के पार्टिकल्स को आप अपने हाथ से ही ऐसे कर सकते हो, दे आर वेरी लूज, दे हैव लॉट ऑफ एयर इन देम। तो हर पार्टिकल के बीच में एयर है, पोरोसिटी है। अगर आप उसके ऊपर पैर रखेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप उस फोर्स के वजह से, द फोर्स विच इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द सैंड, उसकी वजह से क्या होगा, ये जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पैर के नीचे आए हैं, दे विल एक्सेलरेट, दे विल मूव, वो धंस जाएंगे। जब आप सैंड के ऊपर पैर रखते हैं तो जो सैंड है उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी और सरफेस पे, किसी रिजिड सरफेस पे वॉक करने की कोशिश करते हैं तो उसके पार्टिकल्स कहीं नहीं जाते, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। रादर वो पूरा का पूरा आपका वेट ले लेते हैं एंड दे जनरेट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इन योर बॉडी। बट द सैंड बीइंग अ वेरी सॉफ्ट एंड अ वेरी नॉन रिजिड सरफेस, इट विल नॉट take your entire weight, rather a part or a fraction of your weight will be utilized in accelerating the sand particles। तभी आपका पैर धंस जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स आप कैसे बता सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं, जब आपने उसके ऊपर पैर रखा, आपका जो पैर अंदर जा रहा है, विच इज गेटिंग पेनिट्रेटेड इनटू द सैंडी सरफेस, वो पेनिट्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पैर के नीचे के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में, विच इज अलाउइंग योर फीट टू गो डीप इनसाइड एंड क्रिएट अ पिट देयर। ठीक है, इस तरह से आपका पैर नीचे चले आता है। एंड उसके बाद आप वो पैर उठाते हैं बड़ी मुश्किल से, तो कहीं और रखते हैं, फिर वहां पर भी सेम इफेक्ट क्रिएट करते हैं आप। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ये जो आपका सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो रिएक्शन जनरेट कर रहा है, वो आपके वेट के वजह से, जो आपका वेट इस पे एक्शन एक्सर्ट कर रहा है, उससे कम रिएक्शन जनरेट कर रहा है। इट इज नॉट एबल टू जनरेट अ रिएक्शन इक्वल टू योर बॉडी वेट। वाई? अब आप कहेंगे कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ का वायलेशन हो रहा है, कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि रिएक्शन आपका एक्शन से कम है? देखिए, रिएक्शन आपका एक्शन से कम नहीं है। यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं हो रहा किसी भी लॉ का। द पॉइंट इज कि जो पर्सन की बॉडी का वेट है, द सैंड बीइंग अ नॉन रिजिड सरफेस इज एबल टू एक्सपीरियंस ओनली सम फ्रैक्शन ऑफ द पर्सन's बॉडी वेट। वो पर्सन का पूरा वेट एक्सपीरियंस ही नहीं कर रही। देखिए, एक्सपीरियंस कौन करेगा? जैसे मैं सपोज अपने हाथ के ऊपर कोई चीज ऐसे रखती हूं, अगर मेरा हैंड इसको अपने हाथ पे रख पा रहा है, दैट मीन्स आई एम एक्सपीरियंसिंग द एंटायर वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैंने इसी पेन को या इसी मार्कर को किसी बहुत सॉफ्ट सी चीज पे रख दिया, ऐसी चीज पे रख दिया कि वो नीचे चली गई, आई मीन that surface is not able to take the entire weight of this object, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट ने, उस सरफेस ने इसका पूरा वेट एक्सपीरियंस करा ही नहीं है। उसने कुछ वेट महसूस किया और जितना उसने महसूस किया उतना रिएक्शन पैदा कर दिया। सपोज इट इज एबल टू जनरेट सम फ्रैक्शन, इट इज एबल टू एक्सपीरियंस सम फ्रैक्शन ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्विवेलेंटली इट विल जनरेट अ रिएक्शन ऑल्सो। तो मतलब एक्शन रिएक्शन तो बराबर ही है, लेकिन जो पर्सन की बॉडी का बाकी का वेट है, उस वेट ने क्या किया? उस वेट ने एक अनबैलेंस्ड फोर्स की तरह काम किया। देखिए, आपके पास ये सैंड पार्टिकल है, इस सैंड पार्टिकल के ऊपर पर्सन की बॉडी का वेट आ रहा है, ठीक है ना? एक एक्शन फोर्स आ रहा है विच इज नथिंग बट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक एक्शन फोर्स आ रहा है विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस वेट का कुछ हिस्सा इसने खुद एक्सपीरियंस करा, सैंड पार्टिकल ने खुद एक्सपीरियंस करा, पर उसने सारा एक्सपीरियंस करा ही नहीं। ठीक है, उसने कुछ एक्सपीरियंस करा, जो नहीं एक्सपीरियंस करा उस फोर्स ने क्या किया? दैट फोर्स एक्टेड एज एन अनबैलेंस्ड फोर्स।
दैट फोर्स एक्टेड एज एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दिस, और उस फोर्स ने इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर दिया, इनको मूव कर दिया, जिसकी वजह से आपको महसूस हुआ कि आपका पैर धंस गया. So that means the reaction which is generated by these particles is less than the weight of the object, but that is definitely equal to the action which is exerted on them. अभी उनके को जो एक्शन एक्सर्ट हो रहा है वो 100% उनके वेट के बराबर है ही नहीं. वो वेट ही थोड़ा सा ले पा रही है, वो ज्यादा वेट ले ही नहीं पा रही है. उन्होंने कुछ वेट लिया, जितना वेट उन्होंने एक्सपीरियंस करा उसके हिसाब से उतना ही उन्होंने रिएक्शन जनरेट कर दिया. बाकी का वेट गॉट यूटिलाइज्ड इन एक्सेलरेटिंग द सैंड पार्टिकल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और वो सैंड पार्टिकल्स कब तक एक्सेलरेट करेंगे? वो पार्टिकल्स तब तक एक्सेलरेट करेंगे जब तक उनके बीच की एयर खत्म ना हो जाए और वो बहुत पास ना आ जाए, जब तक वो एक सॉलिड लैमिना की तरफ काम ना करेंगे. ये कि अगर हम इसके नीचे के सारे सैंड पार्टिकल्स को अपने पैर से दबा देंगे तो इन सैंड पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगा. दे विल बी फोर्स्ड टू कम वेरी क्लोज टू ईच अदर. वो इतने पास आ जाएंगे कि उनके बीच का जो एयर है वो सारा एक्सक्लूड हो जाएगा. सो नाउ दे माइट स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ सॉलिड लैमिना, क्योंकि जो आपका पैर है वो एक लिमिट तक धंसता है, उसके बाद बंद हो जाता है. जब और अंदर नहीं जाता तो इसका मतलब अभी पार्टिकल्स एक सॉलिड लैमिना, एक सॉलिड और एक रिजिड लैमिना की तरह काम कर रहे हैं. एंड दे विल नॉट योर फीट विल नॉट योर फुट विल नॉट पेनिट्रेट फर्दर. और उस वक्त दैट सॉलिड लैमिना इज एबल टू टेक योर एंटायर वेट, और आपके वेट के बराबर का रिएक्शन वो तब पैदा करता है. दैट मीन्स जब आपने सैंड के ऊपर जस्ट स्टेप किया उस वक्त रिएक्शन कम है, लेकिन उसके बाद जब आपका जो फुट है वो पेनिट्रेट कर गया और वो स्टेबल हो गया सैंड में, उस वक्त जो रिएक्शन है वो 100% है, इक्विवेलेंट टू योर बॉडी वेट. राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड just because of the nature of the surface, it is difficult to walk on sandy surfaces, right? But the important point here is कि आपके पास यहाँ पर भी आप इन surfaces पे walk कर पा रहे हो because of the reaction which is generated from the side of sand. चाहे reaction वो initially थोड़ा कम होता है because of the porosity found in the sand, और बाद में जैसे ही वो porosity खत्म होती है, जैसे ही आप उन सबको फोर्स कर देते हो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास आने के लिए, वो पोरोसिटी वैनिश हो जाती है, तो इट इज एबल टू जनरेट अ रिएक्शन विच इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द पर्सन. राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय.